हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे जून महीने के जो करंट अफेयर थे। पहला पार्ट उसका आ गया था जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 15 जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो थे उनको कवर किया था। आज अपने इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 30 जून तक कवर करेंगे और उसके बाद हो जाएगा पूरा जून महीना समाप्त। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। बहुत इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे क्लास में आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के बारे में। खान क्वेस्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए 40 सदस्यीय भारतीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर जो करंट अफेयर ये 16 तारीख से लेकर 23 जून तक आपका जो पीडीएफ है, ठीक है, जून महीने का जो आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, उस पीडीएफ में ये सारे करंट अफेयर मेंशन है, चाहे वो हिंदी के हो या इंग्लिश के हो। ठीक है, तो पीडीएफ की डिमांड आप करने लगते हैं, मैं पीपीटी शेयर करवा दूंगा। ये वाली जो क्लास पीपीटी पढ़ाऊंगा, इस क्लास पीपीटी को मैं आपके पेड ग्रुप जो आपका बना हुआ है व्हाट्सएप पे करंट अफेयर का, उस पेड ग्रुप में मैं इसको शेयर करवा दूंगा। पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुका है। उन्हीं पीडीएफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को उठाया गया यहाँ पर, उसको पेश किया गया है आपके समक्ष ताकि आप रिवाइज कर सके आसानी से। ठीक है, तो पीडीएफ आपको यही वाली पीपीटी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कंप्लीट हमने पहले से ऑलरेडी शेयर कर रखी है। चलिए यहां पर देखा जाए तो खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? उलन बैटोर में किया गया। कब से कब तक? 14 से 28 जून 2025 तक। यहां पर बात करें खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें जो मित्र राष्ट्र थे मंगोलिया के और अमेरिका के, वो सब इसमें शामिल होने लगे और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया। आगे देखा जाए भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय, ठीक है, भारत का पहला पानी के नीचे जो संग्रहालय है वो कहां पर बना है, चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप जो है आईएनएस गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल शैलमाला, ठीक है, प्रवाल शैलमाला बनाने की परियोजना 10 जून 2025 को सिंधुदुर्ग में शुरू किया गया। ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत का पहला प्रवाल शैलमाला परियोजना कहां पर बनाया जा रहा है? सिंधुदुर्ग में जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, और यह भारत का पहला पानी के नीचे जो संग्रहालय है वो परियोजना भी है, पानी के नीचे संग्रहालय बनाया जा रहा है। यहां पर देखा जाए आभासी रूप से जो देवेंद्र फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगली खबर क्या है? अभ्यास शक्ति 2025। शक्ति 2025 जो अभ्यास है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 2025 में। ठीक है, 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 18 जून से 1 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो शक्ति अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके? भारत और फ्रांस के बीच में ये होने वाला एक अभ्यास है। अगली खबर क्या है? भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर कौन सा है? तो अंबिकापुर, जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, जिसको स्टार रेटिंग्स भी मिली हुई थी, जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें स्टार रेटिंग्स मिली हुई थी, वही अंबिकापुर देखा जाए तो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर माना जाता है। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा घर घर जाकर कचरा संग्रहण और उपयोग करके स्रोत 100% कचरा पृथक्करण प्राप्त करता है। शहर में लैंडफिल की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है और पूर्व के जो डंप साइट थे उनको अब सार्वजनिक पार्क में बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो अंबिकापुर शहर है वो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है। अगली खबर देखा जाए एस्टेरॉइड 2024 YR4 2032। ये इंपॉर्टेंट है। पहले ये धरती से टकराने वाला था, लेकिन अब संभावना व्यक्त की गई है कि ये धरती से नहीं टकराएगा, ये टकराएगा किससे? चंद्रमा से टकराएगा और चंद्रमा के परखच्चे उड़ सकते हैं। अगर जो टकराने की संभावना यहां पर कितनी बताई गई है? 4.3% बताई गई है। यहां 4.3% का मतलब आप ये समझिए कि 4.3% एकदम डेंजर कैटेगरी है। ठीक है, अभी तुरंत नहीं टकराएगा, ये टकराएगा 2032 के आसपास। ठीक है, लेकिन संभावना ये है कि ये टकरा सकता है चंद्रमा से। पहले नासा ने चेतावनी दी थी कि ये एस्टेरॉइड जो है ये पृथ्वी को हिट करेगा, तो इसको तोड़ने की बात चल रही थी कि इसको अलग से ही इसका जो दिशा है दिशा मोड़ दिया जाए। ठीक, तो चर्चा करते हैं पॉइंट पर। नासा ने चेतावनी दी है कि विशाल क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड 2024 YR4 2032 चंद्रमा से टकरा सकता है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मई 2025 में इसकी कक्ष की बारीकी से निरीक्षण किया और नासा के अनुसार बताया गया कि चंद्रमा से इसके टकराव की संभावना जो है ये 4.3% तो बढ़ गई है। वही क्षुद्रग्रह है जिसे दिसंबर 2024 में खोजा गया था और उस समय इसके पृथ्वी से टकराने की जो संभावना व्यक्त की गई थी वो 3.1% व्यक्त की गई थी।
ठीक है, 3.1% संभावना व्यक्त की गई थी उस टाइम पे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 4.3% संभावना है कि ये चंद्रमा से टकरा सकता है, पृथ्वी से नहीं टकराएगा। चलिए आगे बात कर ले, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य, जो भारत के लोकपाल है उनका नया आदर्श वाक्य क्या है? नया आदर्श वाक्य है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण। क्या है? नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण जो है ये भारत के जो लोकपाल है उसका आदर्श वाक्य है। अब लोकपाल दिवस जो 16 जनवरी का दिन है, 16 जनवरी, इसको लोकपाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और भारत के लोकपाल वर्तमान कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर जो है वर्तमान में भारत के लोकपाल है। चलिए आगे बात करें, कैपजेमिनी जो है ये भारत में पहली रग्बी प्रीमियर लीग की ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनी है। भारत में जो रग्बी प्रीमियर लीग है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर कौन बनी है? कैपजेमिनी बनी है। ये कैपजेमिनी जो है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रग्बी खेल होता है ना उसको प्रमोट करती है, उसको देखा जाए तो हर जगह स्पॉन्सर करती है। अब वो भारत में जो रग्बी प्रीमियर लीग होगा उसको भी ट्रांसफॉर्म करेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनाने के लिए जो कैपजेमिनी है वो भारत में पार्टनर बनी है, ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर। और यहां पर देखा जाए जो रग्बी प्रीमियर लीग है भारत में कब आयोजित किया गया? 15 जून से लेकर 29 जून के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यहां पर एक चीज ये भी जाने रहिए कि जो कैपजेमिनी है ना ये वर्ल्ड रग्बी की ऑफिशियल पार्टनर भी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी संस्था भारत में रग्बी को प्रमोट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनी है। चलिए आगे बात कर ले, अगली खबर क्या है? चुनावी सत्यनिष्ठा पर अंतरराष्ट्रीय IDEA स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, जो चुनावी सत्यनिष्ठा है उस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का आयोजन किया गया था। कब किया गया, कहां पर किया गया? तो स्टॉकहोम के स्वीडन में। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो 10 से 12 जून 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। और यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि ज्ञानेश कुमार जो है, ठीक है, ज्ञानेश कुमार इसमें भारत की ओर से हिस्सा लिया था। और सबसे खास बात क्या है कि इसमें 50 देशों के जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए आगे देखें, केरल में बन रहा है 12.75 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर। भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहां पर बन रहा है? ये केरल में बन रहा है, अलापुझा में। केरल का जिला है अलापुझा, वहीं पर देखा जाए तो 2200 करोड़ रुपए की लागत से 12.75 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले, भारत के पहले वंदे भारत रखरखाव डिपो, भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जोधपुर रेलवे डिवीजन की भगत की कोठी में वंदे भारत ट्रेनों के लिए रखरखाव डिपो का निर्माण किया जा रहा है और यह देश की अपनी तरह का पहला डिपो होगा। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो ये जोधपुर में किया जा रहा है। जोधपुर में जो जोधपुर रेलवे डिवीजन है वहां पर भगत की कोठी में वंदे भारत जो रेल है इसके रखरखाव के लिए डिपो का निर्माण किया जा रहा है। और यहां पर चर्चा करें, सॉरी यहां पर देखें, 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जयपुर रेलवे स्टेशन पर राज्य की प्रथम वंदे भारत रेल का शुभारंभ कर रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो होती है 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई थी। और पहली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहां पर किया गया था? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया था। और जो राजस्थान है, राजस्थान में पहली वंदे भारत जो ट्रेन चली थी उसका उद्घाटन 12 अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, और वहीं जो पहली वंदे भारत में चली थी वंदे भारत ट्रेन यहां पर 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। चलिए आगे देखिए, T20 में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो न्यूजीलैंड के बैटर, इनका नाम क्या है? फिन एलन। फिन एलन जो है T20 में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। ठीक है, 19 छक्के लगाए इस बंदे ने, 19 छक्के इसने लगाए थे एक पारी में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिन एलन के नाम है, न्यूजीलैंड के बैटर है। चलिए आगे देखें, भारतीय मूल के डॉक्टर श्रीनिवास मुखमल्ला जो है ये बने हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि AMA के 180वें अध्यक्ष। ठीक है, तो AMA के 180वां अध्यक्ष कौन बना है यहां पर बात कर ले तो श्रीनिवास मुक्कामाला। जो श्रीनिवास मुक्कामाला है ये अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए 178 साल के इतिहास में पहली बार एक भारतीय मूल के व्यक्ति को इस संगठन का कमान मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, 78वें
लॉर्कैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑनररी लेपर्ड अवार्ड। अमेरिकी फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पाइने को 78वें लॉर्कैनो फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑनररी लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस और द होल्ड ओवर्स जैसे फिल्मों के लिए मशहूर फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पाइने को स्विट्जरलैंड के 78वें लॉर्कैनो फिल्म फेस्टिवल में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछे कि 78वां लॉर्कैनो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। और ऑनररी लेपर्ड अवार्ड किससे सम्मानित किया जाएगा, किसको सम्मानित किया जाएगा? उनका नाम है अलेक्जेंडर पाइने, ठीक है, अलेक्जेंडर पाइने। चलिए आगे बात कर लें सबसे लंबे समय तक बर्फ में रहने का रिकॉर्ड। स्विट्जरलैंड के एलियास मेयर, क्या नाम है इनका? एलियास मेयर ने 2 घंटे 7 सेकंड तक बर्फ के अंदर रहने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहां बात कर ले, इस दौरान एलियास ने सिर्फ स्विमिंग ट्रैक पहन रखी थी। उनका पूरा शरीर बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। आमतौर पर होता क्या है कि देर तक बर्फीले पानी में रहने से हाइपोथर्मिया हो जाता है। क्या? हाइपोथर्मिया हो जाता है और इस दौरान बॉडी पार्ट्स जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं, जिससे जान भी जा सकती है। चलिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 148 देशों में 131वां स्थान हासिल किया है। भारत ने कौन सी रैंक? 131वां स्थान भारत को मिला है। जेंडर पैरिटी स्कोर देखा जाए भारत का कितना है? 64.1 है, 64.1% है भारत का स्कोर। पिछले 2024 की तुलना में 2 पायदान नीचे है, यानी कि देखा जाए 129वां स्थान था 2024 में, 129वां था और इस बार कितना हो गया? 131वां हो गया है। शीर्ष कौन से है? शीर्ष यहां पर देखा जाए, शीर्ष पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम है और पांचवे पे न्यूजीलैंड है। और खास बात यह है कि ये रिपोर्ट जो जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, इसका कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था। कौन सा? 19वां संस्करण था। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन करेंगे एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व। आप जानते हैं कि 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद से एक हवाई जहाज जा रही थी इंग्लैंड के लिए, ठीक है। अब उसमें वो जो क्रैश था, क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद उसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें देखा जाए तो गृह सचिव गोविंद मोहन को, यहाँ पर गोविंद मोहन जो है ये एयर इंडिया की जो AI-171 दुर्घटना हुई थी इसकी जांच करेंगे, ठीक है। उड़ान संख्या याद रखना, उड़ान संख्या क्या थी? AI-171, इसकी जांच की जाएगी, ठीक है। और कब ये घटना हुई थी? डेट याद रखना, 12 जून 2025 को ये घटना हुई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण के सह मेजबान, जो चौथा संस्करण होगा उसकी सह मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? मैंने आपको पहले बता रखा था कि फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा सह मेजबानी की गई थी, जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ था उसका। अब जो चौथा होगा उसके लिए सह मेजबान कौन बने हैं, तो उन पे चर्चा करें तो चीन और दक्षिण कोरिया। चीन और दक्षिण कोरिया को 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबान घोषित किया गया है। पॉइंट ये है कि 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का समापन की घोषणा की गई। और यहां पर बात करें तो फ्रांस के साथ जो कोस्टा रिका था वो सह मेजबान था, ठीक है। आगे बात कर ले, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। किसने? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया था, जो भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। आगे बात कर ले, यहां पर बात करें तो शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह को 2023 के श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 के श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया। कहां पर? गुवाहाटी असम में सम्मानित किया गया है। 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह के दौरान राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य जो है इनके द्वारा 2023 के श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रारंभ में था क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को इनको सम्मानित किया जाना था, लेकिन 22 अप्रैल के दिन पहलगाम की घटना हुई, इसी वजह से देखा जाए तो स्थगित कर दिया गया था अवार्ड समारोह, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी में आयोजन किया गया और प्रदान किया गया सोनल मान सिंह को 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार। चलिए आगे बात करें। इसरो ने यूपी में पहला सफल रॉकेट प्रक्षेपण किया, ठीक है। यहां पर कहां पर किया? इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड जो थे उनको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अगली खबर क्या है? चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा और कहां पर किया गया,
तो केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री हैं कमलेश पासवान, उनके द्वारा यहां पर बात करें तो 14 जून 2025 को चेन्नई में गरुण एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहां पर? चेन्नई में गरुण एरोस्पेस की स्वदेशी जो कृषि ड्रोन सुविधा है उसका शुभारंभ किया गया। अगली खबर क्या है? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत इनको घोषित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 है इसका आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद सऊदी अरब में होगा और इसमें 2000 खिलाड़ी और 200 क्लब तथा 100 से अधिक देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अगली खबर क्या है? अलीगढ़ में खुलेगा देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय। परीक्षा हमसे पूछे कि देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहां पर, तो देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय जो है ये अलीगढ़ में खुलेगा। ठीक है, वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। साइप्रस गए थे पीएम मोदी और वहां पर साइप्रस का जो सर्वोच्च सम्मान है, नाम क्या है उसका? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस। ठीक है, मकरियोस थर्ड, ये पुरस्कार मिला है। और यहां पर बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 19 जून 2025 तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया 3 देशों की यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 15 से 16 जून 2025 को साइप्रस का दौरा किया था। साइप्रस सरकार ने 1991 में अपने पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकरियोस थर्ड की याद में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस पुरस्कार की स्थापना की। अब तक देखा जाए तो पीएम मोदी को 21 देशों के प्रधानमंत्री, ठीक है, 21 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। चलिए, MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? MI6 की पहली महिला प्रमुख बनी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ब्लेज मैटवेली। ठीक है, याद रखना, और ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई पद जहां पर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है और उस अंतरराष्ट्रीय संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी हो कोई, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति हो, पहली बार उस पद पर पहुंचा हो, तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। ठीक है, उस प्रकार से जो MI6 है, जैसे भारत में रॉ है, अमेरिका में CIA है, इजराइल में देखा जाए तो मोसाद है। ठीक है, उसी प्रकार से MI6 जो है ये यूनाइटेड किंगडम की है इंटेलिजेंस सर्विस। ठीक है, चलो बात कर ले, हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना भारत। सिप्री की रिपोर्ट है, हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 से 24 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। जब भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है तो पहला कौन है? पहला यूक्रेन है। रूस यूक्रेन वार चल रहा है और रूस यूक्रेन के भाई वार चल रहा है, तो वार के दौरान हथियार की तो जरूरत होगी ही। यूक्रेन को भर भर के, जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश यूक्रेन को भर भर के हथियार दे रहे हैं, कुछ फ्री में दे रहे हैं, कुछ पैसे से दे रहे हैं, कुछ आधे पैसे में दे रहे हैं। लेकिन भारत जो है वो पूरे पैसे में खरीद रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ लिस्ट देख ले तो पहले पर यूक्रेन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे कतर, चौथे पे सऊदी अरब और पांचवें पे पाकिस्तान का स्थान है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद को प्राथमिकता दी है। वैश्विक हथियार निर्यात में देखा जाए, आयात करने के मामले में तो यूक्रेन पहले पर है और भारत दूसरे पर है। निर्यात करने में यानी कि बेचने के मामले में देखा जाए तो अमेरिका पहले नंबर पर है। 43% जो वैश्विक हथियार निर्यात है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है, 9.6% फ्रांस के द्वारा, 7.8% रूस के द्वारा, 5.9% चीन के द्वारा और 3.9% जापान के द्वारा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वैश्विक हथियार व्यापार में अमेरिका सबसे आगे है, जबकि भारत प्रमुख आयातक बना हुआ है। यह प्रवृत्ति भारत की रक्षा आवश्यकताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा को, इसके फोकस को दर्शाती है। आगे देखा जाए, देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया गया है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर स्थित मारुति प्लांट, जो मानेसर स्थित यानी कि परीक्षा में से पूछे कि देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण कहां पर किया गया है, राज्य पूछ ले तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में इसका लोकार्पण किया गया, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कहा तो मानेसर स्थित जो मारुति प्लांट है वहीं पर नायब सिंह सैनी और अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ये 45 एकड़ में बनाया गया और यहाँ से हर साल यहाँ पर देखा जाए 4.5 लाख कारें जो है वो मालगाड़ी के माध्यम से बाहर भेजी जाएंगी अन्य राज्यों में। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है, चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका उद्देश्य रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मेंटेनेंस के उन्नत स्वचालन सहित मेट्रो से जुड़ी विभिन्न अनुसंधान कार्य को संयुक्त रूप से सहयोग करना है। इस समझौते का ज्ञापन प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता आदान प्रदान, मेट्रो सुविधाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा विश्वसनीयता तथा यात्री अनुभव को अधिक बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है।
चलिए आगे बात करें, भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष चुने गए हैं। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भूपेंद्र यादव जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और यहां पर देखा जाए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। जो IBCA की सभा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सभा है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसकी पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में 16 जून 2025 को। और इसी बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि भूपेंद्र यादव जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नए अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर बजटिंग पर पहला परामर्श आयोजित किया गया। और यहां पर देखा जाए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जो महिला बाल विकास मंत्री है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का भी लॉन्च किया गया। कहां पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। अगली खबर क्या है? आधिकारिक रूप से वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। जो 2026 का साल है इसको अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जिस प्रकार से 2025 का वर्ष है उसको कैमलाइड का वर्ष घोषित किया गया है। जैसे 2023 का वर्ष था अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2025 का वर्ष जो है उसको कैमलाइड का वर्ष घोषित किया गया। उसी प्रकार से जो 2026 का साल होगा उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, UNGA के द्वारा देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। चलिए आगे बात करें। देश को मिला पहला सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला। INS अर्नाला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो INS अर्नाला 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। 18 जून को इसकी कमीशनिंग कर दी गई। ठीक है, 18 जून को कमीशन हुआ। देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला नेवी में शामिल हुआ है। इसे विशाखापत्तनम के नेवल डकयार्ड में कमीशन किया गया। परीक्षाओं से पूछे कि कहां पर इसको कमीशन किया गया, तो विशाखापत्तनम में इसको कमीशन किया गया INS अर्नाला को। अगली खबर क्या है? टॉम क्रूज को मिलेगा ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार। ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार होता क्या है? बेसिकली ऐसे व्यक्ति जिनको नामित तो बहुत बार किया गया, उनका योगदान बहुत ज्यादा है, नामित हुए हैं लेकिन कभी मिला नहीं है ऑस्कर पुरस्कार, तो उन लोगों को भी ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो टॉम क्रूज जो है इनको ऑनररी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये खबर मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। चलिए आगे बात कर लेते। QS वर्ल्ड रैंकिंग के रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों ने बनाई जगह। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कितने भारतीय संस्थान जो है ये इस बार की जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई उसमें शामिल है। तो 54 भारतीय संस्थान शामिल है। टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन सा भारतीय संस्थान है? टॉप पर देखा जाए तो IIT दिल्ली जो है ये 123वें स्थान पर है। ठीक, IIT दिल्ली 123वें स्थान पर, IIT बॉम्बे 129वें स्थान पर, IIT मद्रास जो है ये 180वें स्थान पर है, IIT खड़गपुर 215वें स्थान पर है और IISc बेंगलुरु जो है ये 219वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ के संस्थान शामिल है? सबसे ज्यादा अमेरिका के 192 संस्थान अमेरिका के शामिल है QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में। इंग्लैंड के 90 संस्थान, चीन के 72 संस्थान और उसके बाद देखा जाए इस रैंकिंग में भारत का स्थान आता है। भारत चौथे नंबर पर है। भारत चौथे नंबर पर 54 संस्थान भारत के QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में शामिल है। अगली खबर क्या है? हिंदी में पार्वती तिर्की को युवा तथा सुशील शुक्ला को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए किसको? जो युवा बाल साहित्य, यहां पर देखा जाए युवा साहित्य पुरस्कार है हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया है। और वहीं पर जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? सुशील शुक्ला को। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए साहित्य अकादमी के द्वारा 2025 के लिए युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह निर्णय अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल की बैठक के दौरान लिया गया और 23 भाषाओं के युवा रचनाकारों तथा 24 भाषाओं के बाल साहित्यकारों को सम्मानित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। डोगरी भाषा जो थी उसके लिए युवा पुरस्कार घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। हिंदी के लिए युवा साहित्य पुरस्कार झारखंड की पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह, नाम क्या है? फिर उगना है। ठीक है, फिर उगने के लिए। किसके लिए? फिर उगने के लिए। यह कविता किसकी है? पार्वती तिर्की की है और इसी के लिए युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पर 1/12, ठीक है, 1/12 ये बाल साहित्य है। इसके रचनाकार हैं सुशील शुक्ला, जो कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनको बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात कर ले एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, ऊर्जा बदलाव सूचकांक। अब यहाँ जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसके बारे में चर्चा करें तो भारत 71वें स्थान पर है। भारत विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, WEF के द्वारा वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में 71वें स्थान पर रहा। हालांकि पिछले साल 63वें स्थान पर था। इस बार देखा जाए भारत की रैंकिंग क्या है? 71वीं है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर शीर्ष पर कौन रहा? टॉप पर कौन रहा? स्वीडन रहा, 118 देशों में शीर्ष पर रहा। इसके बाद फिनलैंड का दूसरा, डेनमार्क का तीसरा, नॉर्वे का चौथा और स्विट्जरलैंड का 5वां स्थान रहा। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि 2025 में 118 देशों में 77 देशों ने अपनी स्थिति में सुधार भी किया है। ठीक है, अपनी स्थिति में
सुधार किया है। चलिए आगे बात कर लें। गूगल ने हैदराबाद में लॉन्च किया पहला एशिया पैसिफिक हब। गूगल ने अपना पहला एशिया पैसिफिक हब कहां पर लॉन्च किया? हैदराबाद में लॉन्च किया है। और ये जो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है, ठीक, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन देखा जाए तो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा उद्घाटित किया गया। और ये एशिया पैसिफिक में स्थापित होने वाला पहला तथा ग्लोबल स्तर पर स्थापित होने वाला चौथा ग्लोबल सेफ्टी सेंटर है। ठीक, ग्लोबल गूगल सेफ्टी सेंटर है। आगे चर्चा कर लें। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत की गई है। अब ये जय हिंद योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई? सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जय हिंद योजना को शुरू किया गया है। आगे देखें, नीरज चोपड़ा ने जीती पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता। जो पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता थी, इसको किसने जीता है? इसको जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, चर्चा कर ले इसका आयोजन कहां पर किया गया था? चार्लेटी में, स्टेड सेबेस्टियन चार्लेटी जो फ्रांस में पड़ता है, यहीं पर आयोजित किया गया था। और यहां पर जो इनका थ्रो था नीरज चोपड़ा का, वो 88.16 मीटर का था। 88.16 मीटर का थ्रो फेंक कर इन्होंने खिताब जीता। दूसरे नंबर पर बात कर लें तो जूलियन बेवर 87.88 मीटर का फेंका था। और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो ब्राजील के लुइस मेरियोस दा सिल्वा ये 86.62 मीटर का थ्रो फेंक कर तीसरे स्थान पर रहे। पहला देखा जाए नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जीत लिया था 88.16 मीटर का थ्रो फेंक कर। अगली खबर पर चर्चा करें तो पहली बार राजधानी से बाहर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? काशी में किया गया, बनारस में किया गया। 25वीं मध्य क्षेत्रीय, यहां पर देखा जाए मध्य क्षेत्रीय परिषद जो थी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की गई, अमित शाह के द्वारा की गई, उसका आयोजन कहां पर किया गया? बनारस में किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लें। आरईसी को राजभाषा दीप्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्युत मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में आरईसी को विद्युत मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों में उपक्रमों में राजभाषा को क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा दीप्ति शील्ड से पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार देखा जाए तो विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आरईसी के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव एवं कार्यपालक निदेशक आरपी वैष्णव को प्रदान किया गया। आगे देखें, ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरफेथ पीस अवार्ड 2025। अब ये ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरफेथ पीस अवार्ड 2025 है। इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड़ को। परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछेगा, वन लाइनर सवाल पूछेगा कि जून 2025 में ग्लोबल बिजनेस एंड इंटरफेथ पीस अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड़ को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात कर लें। देश का पहला मैंग्रोव पार्क, परीक्षा में पूछे कि देश का पहला मैंग्रोव पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो देश का पहला मैंग्रोव पार्क जो है वर्तमान में मुंबई के गोराई गांव में विकसित किया जा रहा है। कहां पर? मुंबई के गोराई गांव में इसको विकसित किया जा रहा है। 33.43 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जा रहा है और 8 हेक्टेयर में यह फैली हुई है। अगली खबर पर चर्चा करें तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते। ठीक, जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हुई थी, उसमें जो भारतीय खिलाड़ी थे उन्होंने टोटल 27 पदक जीते थे। जिन 27 पदकों में बात करें तो 4 गोल्ड था, 10 रजत था और 13 कांस्य पदक था। ठीक है, और भारत यहां पर देखा जाए इस आयोजन में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन देखें तो थाईलैंड में किया गया था। कहां पर? थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था 17 से 22 जून के बीच में। ठीक है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित किया गया था 17 से 22 जून के बीच में। भारत ने इसमें टोटल 27 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण था, 10 रजत था और 13 कांस्य पदक था। अगली खबर पर चर्चा कर ले। ईओसी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष, यहां पर बात करें तो क्रिस्टी कोवेंटी जो है, क्रिस्टी कोवेंटी 41 वर्ष की हैं और ये कहाँ की रहने वाली है? ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की रहने वाली क्रिस्टी कोवेंटी जो है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इतिहास में पहली महिला है जो अध्यक्ष बनी है। और इनका कार्यकाल कितने साल का है? याद रखिएगा, 12 साल का कार्यकाल है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? थॉमस बाक का स्थान लिया। कब? 23 जून 2025 को थॉमस बाक जो थे उन्होंने अपना पद छोड़ा और 23 जून को देखा जाए तो ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश में फ्लोटिंग योगा का आयोजन किया गया। जो योगा दिवस मनाया गया 21 जून को, उस दिन फ्लोटिंग योगा का आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विजयवाड़ा के कृष्णा नदी पर एक अभिनव फ्लोटिंग योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परीक्षा में आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में किस नदी पर फ्लोटिंग योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर फ्लोटिंग योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे देखें। योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे कि योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने
योग नीति की घोषणा की है। और उत्तराखंड में एक प्लेस है ऋषिकेश, जिसको योग नगरी के नाम से जाना भी जाता है। प्रयागराज से ट्रेन भी चलती है योग नगरी ऋषिकेश के नाम से। ठीक है, तो योग नगरी के नाम से तो ऋषिकेश फेमस है ही, और उत्तराखंड सरकार के द्वारा योग नीति की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए आगे देखें। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रोग के निवारण के लिए स्थापित किया गया है। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसके निवारण के लिए देखा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की गई है। अगली खबर क्या है, साइप्रस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत हुई है। अब देखिए मैं आगे क्यों बढ़ता जा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबे लंबे वीडियो ना आए, छोटा सा वीडियो रहे, क्विक रिवीजन हो जाए, सारी चीजें हमको पता चल जाए। जिस प्रकार से जो पॉइंट बन सकता है एग्जाम में, मैं सारे पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। अब यहां पर देखिए, जैसे सिकल सेल वाला था, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर ही इसका उद्घाटन किया गया था, इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और यहां पर देखा जाए, एक पॉइंट याद रखिएगा कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये बात कही गई थी। ठीक है, तो परीक्षा से पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर होगा, ये नई दिल्ली में होगा। ठीक है, चलो अब साइप्रस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा साइप्रस के यूरो बैंक ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत देखा जाए तो यूपीआई सेवाएं जो है ये साइप्रस में भी लागू होंगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि किस बैंक के बीच समझौता हुआ है, तो साइप्रस का है यूरो बैंक, यूरो बैंक। और एक पॉइंट याद रखो, साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और जैसे भारत पाकिस्तान का विवाद चलता रहता, सेम वैसा ही विवाद तुर्की के साथ चलता रहता साइप्रस का। और साइप्रस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, वो पीएम मोदी के द्वारा पीएम मोदी को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बात कर ले। साउथ कोरिया में पहली बार सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर की नियुक्ति की गई। अभी तक क्या होता था कि साउथ कोरिया में जो भी डिफेंस मिनिस्टर बनता था, रक्षा मंत्री बनता था, वो आदमी सेना का सदस्य होता था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कू हुआ, ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई, फिर जो राष्ट्रपति थे उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, राष्ट्रपति चुनाव हुआ, नए राष्ट्रपति बने। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो रक्षा मंत्रालय था उसको अब सिविलियन, मतलब जो आम आदमी होते उनके लिए ओपन कर दिया। और चर्चा कर लेते दक्षिण कोरिया के 64 सालों के इतिहास रचते हुए राष्ट्रपति ली जेम योंग जो है, इन्होंने देश के रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक आम नागरिक को सौंपी है। 5 बार के सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ह्वान ग्यू बैक, याद रखना इनका नाम, याद रखना, ह्वान ग्यू बैक जो है, ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये साउथ कोरिया के नए रक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, इससे पहले यह पद हमेशा रिटायर्ड जनरल के पास होता था। आगे बात कर ले, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है, कौन सा, त्रिपुरा। पहले कौन थे, मिजोरम पहला था, गोवा दूसरा था, और तीसरा है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, त्रिपुरा तीसरा है पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर राज्य। चर्चा करें आगे। भारत पहली बार एसडीजी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में आया है। पहली बार ऐसा है कि भारत एसडीजी ग्लोबल रैंकिंग जो है उसमें टॉप 100 में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं तथा हालिया जो सतत विकास रिपोर्ट है, एसडीआर है, इसमें देखा जाए तो भारत 67 अंकों के साथ 2025 एसडीजी सूचकांक में 99वें स्थान हासिल किया है, जबकि चीन 74 अंक के साथ 49वें स्थान पर और अमेरिका 75 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति जो है वो धीमी पड़ गई है 2030 तक, जहां पर दावा किया जा रहा था कि सतत विकास लक्ष्यों को 100% प्राप्त कर लेंगे, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि 2030 तक 17% ही प्राप्त कर पाएगा पूरा विश्व मिल के भी। आगे देखें, यूरोपीय देश जो है इस सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि पूर्व और दक्षिण एशिया ने भी तेजी से सामाजिक तथा आर्थिक विकास के कारण अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है फिनलैंड, पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पे डेनमार्क है। ठीक है, और शीर्ष 20 देशों में देखा जाए तो 19 देश जो है वो यूरोप के ही हैं। टॉप 20 में 19 देश हैं यूरोप के। भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 99वां। ठीक, याद रखना। चलो आगे बात करें, जो जानवी डोंगेटी है बनेंगी जानवी डोंगेटी बनेंगी टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, और ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछता है, जब कोई महिला होती है किसी इवेंट में या किसी कार्य में, वो पहली बार कोई कार्य होने जा रहा है जिसमें महिला शामिल है, तो आपके सवाल वहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे मोहना सिंह से सवाल पूछा गया, श्रेयसी सिंह से सवाल पूछा गया, तो ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जानवी डांगेटी जो है ये टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। ठीक है, 2029 में टाइटन्स स्पेस मिशन भेजा जाएगा, उस पर जाने वाली ये पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगी।
आगे हम बात कर लें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर में होंगे आयोजित। ठीक है, यहां पर बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये नवंबर में राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस साल 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 4000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। सबसे खास बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें 25 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अगली खबर क्या है, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया। खास बात यह है कि इमरजेंसी के दौरान जो पीएम मोदी छुप छुप के रहते थे उन सारी बातों का यहाँ पर जिक्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इस किताब की प्रस्तावना है वो प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब, ठीक है, ये किताब इनके द्वारा नहीं लेकिन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा इस किताब की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका की किस उद्देश्य से किताब लिखी जा रही है, उस उद्देशिका को किसने लिखा है? परीक्षा में सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स द फोर्ड्स अ लीडर नामक पुस्तक की उद्देशिका या प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आरएसएस प्रचारक, तत्कालीन आरएसएस प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की ओर से इस किताब को तैयार किया गया है। आगे देखा जाए, नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। यहां पर चर्चा कर लें, सर्वश्रेष्ठ प्रयास में 85.29 मीटर का भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। 84.12 मीटर का भाला फेंकने के बाद दक्षिण कोरिया के दो स्मिथ जो थे दूसरे स्थान पर, तथा ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स जो थे वो तीसरे स्थान पर है 83.63 मीटर का भाला फेंककर। परीक्षाओं से पूछे कि ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता किसने जीती है, तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता जो थी इसमें स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। आगे देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गगनयात्री बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। 41 सालों बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। इसके पहले राकेश शर्मा गए हुए थे लेकिन वो अंतरिक्ष स्टेशन पे नहीं गए थे। ये पॉइंट याद रखना, अंतरिक्ष स्टेशन पे नहीं गए थे। एक्सियो 4 मिशन के तहत देखा जाए तो 26 जून 2025 को शुभांशु शुक्ला जो थे वो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे। आगे बात करें, आगरा में खुलेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का केंद्र। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो है ये कहाँ खुलेगा? आगरा में खुलेगा। उत्तर प्रदेश के जो आगरा शहर है वहीं पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का जो दक्षिण एशियाई केंद्र है उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है, पहले प्रस्तावित था, अब तो मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतरराष्ट्रीय जो आलू अनुसंधान केंद्र है उसका दक्षिण एशियाई केंद्र स्थापित किया जाएगा। आगे चर्चा कर लें, बिहार में ई वोटिंग की शुरुआत हुई है। चर्चा करें तो बिहार में मोबाइल ऐप के जरिए ई वोटिंग की शुरुआत हुई है। पूर्वी चंपारण जिले की पकड़िया दयाल जो पंचायत है वहां की विभा कुमारी ने ई वोटिंग से मतदान करने वाली राज्य की पहली वोटर बन गई है। साथ ही बिहार में ई वोटिंग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। बिहार जो है ई वोटिंग की शुरुआत करने वाला, मोबाइल फोन से वोटिंग आप कर सकते हैं 11 बजे से लेके और आई थिंक 3 बजे तक या 1 बजे तक ऐसे कुछ है, आप वोटिंग कर सकते हैं मोबाइल से। घर बैठे मोबाइल पे बैठे जिसको वोट देना चाहते हैं वोट दे दीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले, मथुरा के कोसी इलाके में स्थित कोटवन इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीन बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। निजी कंपनी द्वारा लगाए गए इस प्लांट में सीएनजी गैसों का उत्पादन किया जाएगा। और इस प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बात कर ले, पराग जैन जो है ये 2 साल के लिए रिसर्च एनालिसिस विंग जो रॉ है उसके सचिव नियुक्त किए गए हैं। रॉ के सचिव कौन बने हैं? रॉ के सेक्रेटरी कौन बने हैं? पराग जैन बने हैं। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1989 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। ठीक, तो यहाँ पर अप्रैल महीने के जून महीने का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था लगभग 38 मिनट में हमने करने का प्रयास किया, 39 मिनट में, आई थिंक 40 मिनट आप मान लीजिए कि 40 मिनट के अंतर्गत हम लोगों ने जो 16 जून से लेकर 30 जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, उनको कवर किया है। इसके पहले 2 दिन पहले आई थिंक 29 तारीख या 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने 1 जून से लेकर 15 जून तक कवर किया था। और ये उसका दूसरा वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम लोगों ने 16 जून से लेकर 30 जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको कवर कर लिया। इस प्रकार हमारा जून महीना जो होता है समाप्त होता है। आपको कल आपके ऐप पर जो जून महीने का टेस्ट है कंप्लीट 100 क्वेश्चन वाला वो मिल जाएगा। पीडीएफ भी कल ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आपका जो पेड ग्रुप है वहाँ पर पूरा पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप देखेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ से आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, आरओ की तैयारी आपकी चल रही होगी। आरओ में जून तक के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक,
लेकिन बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए लगातार अनावरत रूप से करंट अफेयर चलते रहेंगे, उनके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।